Hello students, today we are going to study relation between angular speed and linear speed. So see here, relation between angular speed and linear speed. Suppose a body is moving in a circle, may or may not with constant speed, but suppose a body is moving in this circle and it travels from point A to point B. ये मानिए कि AB जो पाथ है वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा पाथ है, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं कि dt समय में पार्टिकल ने AB पाथ ट्रेवल कर लिया है। अब अगर बहुत ही छोटे स्पैन ऑफ टाइम में अगर ये पाथ इसने कवर किया है तो मैं इसको कह सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस टाइम में, यानी कि काफ़ी छोटे टाइम के लिए स्पीड इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी, तो मैं इस डिस्टेंस को AB डिस्टेंस को मान सकता हूं डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू V dt। dt क्या है? dt है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, time taken by the particle to go from A to B along the circle. ये सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड डिराइव कर रहे हैं। जो पार्टिकल है वो इस सर्कल में मोशन कर रहा है। पार्टिकल कुछ छोटे टाइम के लिए, छोटे टाइम में ही A पॉइंट से B पॉइंट चला जाता है, तो पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? वो होगी v dt। अब बात करते हैं हम लोग एंगल कितना इसने स्वेप्ट किया होगा, ये d थीटा, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हम इसकी d थीटा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने d थीटा मानी है तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स dt होगा। अब हमें एक और रिलेशन पता है, आर्क लेंथ और रेडियस का। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्क लेंथ जो कि यहाँ पे AB है अपॉन रेडियस r इज एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप देख सकते हैं जो आर्क लेंथ आया AB वो आई है r d थीटा, और d थीटा है कितना? d थीटा है ओमेगा dt, और AB लेंथ कितनी है? वो है v dt। तो यहाँ से ये साफ रिलेशन आया है v बराबर ओमेगा r। बट ये रिलेशन जो है वो सर्कल के लिए बिल्कुल वैलिड है, वैलिड फॉर द बॉडी moving in circular motion. V is equals to omega r is valid for the body moving in circular motion. तो यहाँ से हमारा रिलेशन डिराइव होता है जिसमें V जो है वो लीनियर स्पीड है किसी भी इंस्टेंट पे, ओमेगा उस इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पे ये स्केलर रिलेशन है इसलिए मैं इसको एंगुलर स्पीड लिख रहा हूँ, और r जो है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला v इक्वल्स टू ओमेगा r आपको याद रखना है। v जो है वो लीनियर स्पीड ऑफ द बॉडी होगी, ओमेगा एंगुलर स्पीड होगी, r रेडियस होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी तो ओमेगा भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा, लेकिन v बराबर ओमेगा r हर इंस्टेंट पे इक्वली वैलिड होगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। v बराबर ओमेगा r इज इंस्टेंटेनियस रिलेशन भी कह सकते हैं,
और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट ही रहेगा। अब हम थोड़ा सा इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं कि वेलोसिटी ओमेगा और आर के बीच का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। वेलोसिटी ओमेगा और आर के बीच का वेक्टर फॉर्म। I will write this in a vector relation, or in a vector form. Linear velocity is related to omega and r like this. That means that v is perpendicular to omega as well as r. यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, r पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, r जो है वो है पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का फ्रॉम द ओरिजिन। सर्कुलर मोशन में ओरिजिन को सेंटर ऑफ सर्कल लिया जाता है। अब मैं इसी चीज़ को सर्कुलर मोशन से दिखाऊं अगर आपको, तो किसी भी इंस्टेंट पे आप देखिए वेलोसिटी यहाँ पे अगर बॉडी ऐसे चल रही है और रेडियस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ओमेगा कहाँ आएगा? ओमेगा जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा आता है इसका अंदर की तरफ। अगर ओमेगा अंदर की तरफ आया है तो वेलोसिटी होनी चाहिए इसमें ओमेगा क्रॉस आर, जैसा कि हम डिराइव कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में ओमेगा और आर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब परपेंडिकुलर हैं तो मैं केवल यूनिट वेक्टर से आपको केवल दिशा बता देता हूँ इसकी, कि v का जो यूनिट वेक्टर होगा वो ओमेगा क्रॉस आर कैप का यूनिट वेक्टर जरूर होगा। ओमेगा कैप किस में आ रहा है? माइनस का k कैप में। आर वेक्टर किस में आ रहा है? आप देखेंगे वो प्लस का i कैप में, और v का ये यूनिट वेक्टर। अब आप मुझे बताएंगे कि k क्रॉस i क्या होगा? जैसे कि आप देख सकते हैं ये i है, ये j है, ये k है। तो k क्रॉस i j होता है, तो यहाँ से v कैप जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनस j, जो कि हमारा वैसे ही सर्कुलर मोशन, ये आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, और p पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो माइनस j कैप में होगी। v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r हर जगह पे वैलिड है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो हमें जानते हैं कि ओमेगा और r की बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो v बराबर ओमेगा आर आएगा, ये आएगा फॉर सर्कुलर मोशन। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ अगर हमें वेक्टर रिलेशन भी याद रहे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद आगे चले, अगर हम एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, और वो होगा रिलेटिव एंगुलर स्पीड। देखिए, रिलेटिव एंगुलर स्पीड में बातें देखेंगे। रिलेटिव एंगुलर स्पीड, सपोज आप इसमें करिए रिलेटिव एंगुलर स्पीड में कि दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है, और ये A और B को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो ये है। अब अगर हम थोड़ी सी इसमें बात देखें, A और B को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो तो ये है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको मैं R बोल देता हूँ। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, मैं वेलोसिटी मानूंगा A की कुछ इस तरीके से, और वेलोसिटी मानूंगा B की कुछ इस तरीके से।
आप देख सकते हैं ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है और वो ए बी लाइन से θ1 और θ2 एंगल बना रहे हैं। ए और बी दो अलग अलग पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटी है जिसको मैंने शो किया है वी ए वेक्टर और वी बी वेक्टर से। ए और बी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके साथ वी ए वेक्टर यानी कि ए की वेलोसिटी θ1 एंगल बना रही है और बी की वेलोसिटी θ2 एंगल बना रही है। तो यहां पे पूछा अगर आपसे जाए कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ बी with respect to A, just like relative angular speed, जैसे कि आपने relative speed पढ़ा होगा relative motion में। अब इसमें एक बात करते हैं कि अगर आपको angular speed of B with respect to A देखना है तो आप A को रोक के देखो कि B इसके about कितने angular speed से circular motion या घूम रहा है, जिसमें किसी इंस्टेंट पे अगर देखा जाए, किसी एक इंस्टेंट पे, जैसा कि मैंने आपको फिगर शो किया है, इस इंस्टेंट पे ए और बी की दूरी r होगी। अगर मैं ए को रोक के देखूं तो ये वाली जो चीज़ होगी ए बी लाइन, वो उस बी के लिए सर्कुलर मोशन का रेडियस हो जाएगी और ओमेगा जो निकलेगा इसके अबाउट वो निकल जाएगा आपका एंगुलर स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। थोड़ी सी इसको इजी शब्दों में बताई जाए अगर चीज़ें, तो ए को रोक के आप देखिए कि ए बी लाइन किस एंगुलर स्पीड से घूम रही है, दैट्स इट। ए को आप रोक के देखिए तो आप देखें ए बी लाइन किस एंगुलर स्पीड से घूम रही है, वो जो एंगुलर स्पीड होगी वही एंगुलर स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगी। थोड़ा सा इसको ध्यान समझने के लिए यहाँ देखें, मैं ए को दो टुकड़ों में, ए की स्पीड को दो टुकड़ों में तोड़ूंगा। एक तोड़ूंगा यहाँ पे वी ए कॉस θ1 और यहाँ पे तोड़ूंगा वी ए साइन θ1। यहाँ पे वी बी का भी यही हाल करेंगे, ये हो जाएगा वी बी cos θ2 और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वी बी साइन θ2। तो आप देख सकते हैं कि ए की वेलोसिटी मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ी, एक अलोंग दी सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी और एक परपेंडिकुलर टू द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो एंगुलर स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने का तरीका ये है कि ओमेगा बी ए जो होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी एट दैट इंस्टेंट। यहां पे एंगुलर स्पीड हर मोमेंट पे अलग अलग जरूर होगी। तो ओमेगा बी ए बराबर हो गया वी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का केवल परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आपको देखना है, क्योंकि अलोंग वाला कंपोनेंट आपने रिलेटिव मोशन में पढ़ा होगा कि ये सेपरेशन एंड अप्रोच की रेट बताता है। तो खैर वी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी ऐसा क्यों देखना है, तो आप देख सकते हैं कि हमने ये पढ़ा था v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। सो और आपने सर्कुलर मोशन के लिए भी पढ़ रखा है। तो अगर मैं ए को रोकूं, ए को सेंटर मानूं और ये ए बी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो इस इंस्टेंट पे ये ए बी, अगर मैं ए को कांस्टेंट मानूं, ए को रोक दूं, यही मतलब होता है एंगुलर स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का। ए को अगर मैं रोक दूं तो बी किस रेट से यहाँ पे घूमेगा ये हमें बताना है। तो बी जिस रेट से यहाँ पे घूमेगा सर्कुलर मोशन में, वो तभी हम बता सकते हैं जब हमें एग्जैक्ट परपेंडिकुलर वेलोसिटी पता हो इस आर सेपरेशन के अलोंग। ये जो ए बी लाइन है, इस सेपरेशन के परपेंडिकुलर अगर हमें वेलोसिटी पता हो तभी हम वी बी ए अपॉन आर करके ओमेगा बता सकते हैं। जैसा कि आपने सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ भी रखा है v बराबर ओमेगा आर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v बाई आर इक्वल्स टू ओमेगा। लेकिन ये वाला v कौन सा होना चाहिए, ये v होना चाहिए r के परपेंडिकुलर। r जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर ये वाला v होना चाहिए, तभी v बाई आर बराबर ओमेगा आएगा। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ का थोड़ा बहुत यूज़ है। तो ओमेगा बी ए बराबर हो जाएगा वी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो इस एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्यूशन क्या आएगा, वी बी ए परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं ये आएगा वी बी साइन θ2
और वी ए साइन थीटा 1 है इनकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा वी बी साइन ऑफ थीटा 2 माइनस वी ए साइन ऑफ थीटा 1 अपॉन इनके बीच की दूरी। अब ये प्लस माइनस की डायरेक्शन मैं आपको बता दूं कि मैंने ए बी वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इधर वाले को x माना है, पॉजिटिव माना है, सॉरी इधर वाले को मैंने पॉजिटिव माना है और ऊपर वाले को मैंने नेगेटिव माना है। तो ये जो कन्वेंशन है ये आप अपने रूप से बदल सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर को पॉजिटिव मान लें, नीचे को नेगेटिव मान लें, बट याद रखें कि ये जो ओमेगा का फॉर्मूला है ये मॉड में है और बाहर चीज़ें आपको पॉजिटिव में ही रखनी है। तो ओमेगा बी ए इस केस के हिसाब से आ गया वी बी साइन थीटा 2 माइनस वी ए साइन थीटा 1 अपॉन आर। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको एंगुलर स्पीड, रिलेटिव एंगुलर स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। रिलेटिव एंगुलर स्पीड निकालने के लिए आपको करना है वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दोनों पार्टिकल की, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? जो लाइन ज्वाइन करेगी ए से बी को, या लाइन ज्वाइन करेगी दोनों पार्टिकल को। जो लाइन ज्वाइन करेगी दोनों पार्टिकल को उसके परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आपको निकालने हैं और उसके बाद उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने हैं और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है अपॉन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, जो उनके बीच की दूरी होगी उसको आपको डिवाइड कर देना है। तो ये रहेगा आपका प्रोसीजर और हम इस पे कुछ केसेस देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखें आप। सपोज करें यहाँ दो सैटेलाइट्स हैं, ये सर्कुलर मोशन में घूम रही हैं और इनकी वेलोसिटी यहाँ पे अभी v1 है, इस इंस्टेंट पे इनकी वेलोसिटी v2 है और ये यहाँ से यहाँ ये r1 रेडियस में घूम रही थी और ये जो है वो r2 रेडियस में है। तो ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप एंगुलर स्पीड बताएं 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो एंगुलर स्पीड जो होगी 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 वो हम केवल दो पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे अलग अलग बिल्कुल होगी। तो एट दिस गिवन इंस्टेंट आपको बताना है। तो अगर मैं चीज़ें देखूं, दो पार्टिकल्स को जोड़ूं, ये दूसरा पार्टिकल और ये पहला पार्टिकल, तो पहला पार्टिकल की स्पीड अभी v1 थी और अभी v2 है और इनके बीच की दूरी अगर मैं बताऊं, ये पूरी दूरी r2 और ये वाली दूरी r1 है। तो ये जो इनके बीच की दूरी है वो है r2 माइनस r1। और अब मुझे इनके बीच के सेपरेशन के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज का रिलेटिव लेना है। फॉर्मूले के अनुसार v21 बराबर v2 माइनस v1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन इनके बीच की दूरी जो कि है r2 माइनस r1। तो ओमेगा 21 क्या होगा? आप देख सकते हैं v2 माइनस v1 करेंगे, दोनों सेम दिशा में हैं और साथ ही साथ दोनों परपेंडिकुलर हैं टू द लाइन जॉइनिंग देम। तो इसमें कोई कंपोनेंट लेने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधी या सीधी यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन r2 माइनस r1। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। आप देख सकते हैं एक पार्टिकल अपना इधर सर्कुलर मोशन में था, एक पार्टिकल इधर सर्कुलर मोशन में था। एक की स्पीड अभी v2 है, एक की स्पीड v1 है। इन दोनों के बीच जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनकी दूरी r2 माइनस r1 है। तो इस लाइन ज्वाइनिंग, जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल को, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटीज, इसकी परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटीज का की रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी है दोनों पार्टिकल्स की। तो ये किधर जा रहा है, v1 से, किधर जा रहा है v2 से, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम। तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v2 माइनस v1, और इन दोनों के बीच का रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी होगी, v2 माइनस v1, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, r2 माइनस r1। ओके, लेट्स सी another example.
Suppose this is our Cartesian coordinate, this is x-axis, this is y-axis, and suppose one particle is located at point A, B, and it is moving horizontally with velocity v. The particle P is moving horizontally with speed v, and it is at the given instant located at the coordinates A, B. So the question is, what is the angular speed? What is the angular speed of the particle P with respect to origin? So this is really very simple case. Here origin is absolutely stationary, origin is absolutely fixed. So all you need to get the component which is perpendicular to the line joining OP. So the perpendicular component to the line joining OP is very simple here. If I think this is theta, then this perpendicular component will be V sine of theta. And as you see, O is absolutely rest, it is stationary. So there are no other particles velocity perpendicular to the direction of the line joining them. तो यहाँ पे एक ही वेलोसिटी है और आपको ओमेगा निकालना है. तो ओमेगा क्या होगा, आप देख सकते हैं ओमेगा होगा V sin theta, that is the perpendicular component of velocity to the line joining them. V sin theta upon जो होगी इनके बीच की दूरी. अब इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है, आप देख सकते हैं अगर ये A, B है तो ये वाली जो लेंथ होगी वो B होगी और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली लेंथ होगी वो A होगी. तो इनके बीच की दूरी, OP के बीच की दूरी जो है वो होगी रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सिंपल सी बात है, पाइथागोरस से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये होगी. साथ ही साथ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम देखें तो साइन थीटा आएगा B अपॉन, साइन थीटा जो आएगा वो आएगा B अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीजें हो गई, आपको साइन थीटा पुट कर देना है एंड देन यू विल गेट आंसर. सो इट इज B अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टू द पावर 2. It is VB upon A square plus B square. This is the answer. This is the answer. VB upon A square plus B square. या सिंपल भी ले सकते हैं आप, V sin थीटा अपॉन जो इसकी दूरी है वो हो जाएगा इसका आंसर. तो ये तो थोड़ी बहुत बात हो गई है रिलेटिव एंगुलर स्पीड की. एक और थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके. यहां देखें, सपोज करें सर्कल में एक पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है. पार्टिकल A v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है एंड पार्टिकल B इस इंस्टेंट पे v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है. और ये सेंटर है, ओरिजिन है अपना. तो आपसे पूछे जा रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O. तो एंगुलर स्पीड ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O अगर आपको देखना है और अगर r रेडियस है इसका तो वो होगा सिंपली V अपॉन R. इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो ये होगा V. आप देख सकते हैं A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, A और B के बीच की जो सेपरेशन है वो 2r है इस इंस्टेंट पे. साथ ही साथ जो वेलोसिटी है अभी ये V इसकी इधर है और V इसकी इधर है. एक की ऊपर वेलोसिटी है, एक की नीचे वेलोसिटी है. तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच जो सेपरेशन है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल गिवन है. इसमें आपको कंपोनेंट लेने की भी जरूरत नहीं है. जो A की वेलोसिटी है वो भी परपेंडिकुलर है इनके लाइन ज्वाइनिंग के, और जो B की वेलोसिटी है वो भी है परपेंडिकुलर इनके लाइन ज्वाइनिंग के.
तो ओमेगा ए बी जो आएगा वो आएगा v माइनस माइनस v अपॉन 2 ऑफ r, सो इट इज 2v अपॉन 2r, it is again coming out to be v upon r. So these are the situation, these are the question which is based on simply your formula which I have already told you, VAB is equals to VAB perpendicular upon RAB or RBA, whatever you want to take, or RBA. So this is the exact formula which we have used in the last 3 or 4 couple of questions. Okay, so taking out the another case, suppose a particle, 2 particles are moving in the same circle or coplanar circle. Suppose 2 particles are moving in the same circle or coplanar circle, then यहाँ आप देखेंगे, मान लीजिए सेम सर्कल में 2 पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल है A और दूसरा पार्टिकल है B, एक पार्टिकल है A और दूसरा पार्टिकल है B, और मैं यहाँ पे एक चीज़ कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो A की स्पीड है और जो B की स्पीड है वो अलग अलग है. मैं A की स्पीड, A की एंगुलर स्पीड को ओमेगा 1 मान रहा हूँ. दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, और B की स्पीड को मैं ओमेगा 2 मान रहा हूँ, और इनके बीच के एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ. तो एट t बराबर t0, या यूँ कहें इनिशियली A और B के बीच में एंगल कोई थीटा था, और B की स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 है, A की एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है. दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो मैंने सेम माना है एज शोन इन फिगर. दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन मैंने एंटी क्लॉकवाइज माना है. अब जो सवाल आएगा या जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि आपसे मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन OA एंड OB. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन OA एंड OB मतलब अगर आप A को रोको तो ये जो OB वाली लाइन है, दिस इज OB लाइन, ये OB वाली लाइन कितनी रेट से इसके रिस्पेक्ट में घूम रही है, कहाँ घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है कि क्लॉकवाइज घूम रही है, ये सारी चीजें, ये चीज आपको बताएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन OA एंड OB. गलतियां वहां होती हैं जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन OA एंड OB को आप इसको समझ जाते हो कि ये एंगुलर स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर स्पीड ऑफ B है विथ रिस्पेक्ट टू A, जो कि ऐसा है नहीं. अगर आप एंगुलर स्पीड ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B की बात करेंगे तो वो तो अलग चीज हो जाएगी, जिसमें A और B की लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी. A और B का लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा और इन दोनों के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाला कंपोनेंट का रिलेटिव लेके अपॉन उनके बीच की दूरी करनी पड़ेगी. मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं कि A और B के बीच की रिलेटिव एंगुलर स्पीड का मतलब होगा कि आप A को रोकोगे और जो वो AB लाइन है वो किस तरीके से रोटेट होगी और कितने एंगुलर स्पीड से रोटेट होगी वो बताएगा. AB लाइन किस एंगुलर स्पीड से रोटेट होगी वो बताएगा. यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ OA और OB के बीच का एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है वो बताया जा रहा है. तो ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन OA एंड OB इज नॉट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. OA को अगर आप रोक दो, A को अगर आप रोक दो, तो ये जो OB लाइन है वो किस तरीके से कितनी स्पीड से घूम रही है वो बताएगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल. उसका रेट क्या है घूमने का, उसकी स्पीड क्या है, उसकी एंगुलर स्पीड क्या है घूमने की, वो बताएगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन OA एंड OB. इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये ओमेगा ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A बता रहा है. तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा उसको. बाकी जो
फॉर्मूला आ रहा है वो आप देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर इनके बीच का ये सेपरेशन थीटा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ओ ए का जो अभी एंगुलर पोजीशन है वो थीटा 1 है, और इसी तरीके से ओ बी की जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा 2 है। तो एंगल बिटवीन ओ एंड ओ बी इज ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, जो कि यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन ओ एंड ओ बी इज बेसिकली डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा 2 बाई डी टी माइनस डी थीटा 1 बाई डी टी। अब आप देख सकते हैं डी थीटा 1 बाई डी टी, थीटा 1 अभी एंगुलर पोजीशन है ए की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन क्या कहलाती है? एंगुलर स्पीड कहलाती है। तो डी थीटा बाई डी टी जो होगा वो होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। मैंने आपको पहले ही सतर्क किया था इस बात का कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन ओ एंड ओ बी इज नॉट द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। हालांकि ये फॉर्मूला उस तरीके का आया है v2 माइनस v1 va माइनस vb, तो ये एंगुलर स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव एंगुलर स्पीड हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन ओ एंड ओ बी, और इसकी जो वैल्यू है वो आई है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब दूसरी बात मैं आपको करता हूँ, जैसे कि ये आया है, आप देख सकते हैं कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन में भी इस तरीके की चीज़ें पढ़ी थी। तो डी थीटा बाई डी टी जो है वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आया है। तो हम उसी तर्ज पे, रिलेटिव वेलोसिटी के ही तर्ज पे जो हमने पढ़ा हुआ है रिलेटिव मोशन, उसी के तर्ज पे हम लोग इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि बी कितने समय के बाद ए को वापस मिलेगा, या बी ए के रिस्पेक्ट में कितने समय के बाद एक पूरा कंप्लीट सर्कल कवर करेगा, उन सारे सवालों का जवाब आप इससे इसकी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो गया कि अगर ए रुक के देखेगा तो बी इस स्पीड से, इस एंगुलर स्पीड से इस सर्कल में मोशन करेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से। मैं फिर से एक बार बता दूं, डी थीटा बाई डी टी बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ए को रोकोगे तो बी इसी एंगुलर स्पीड से इसके रिस्पेक्ट में इस सर्कल में मोशन करेगा। तो आपसे अगर आप दूसरा थ्योरेटिकल पार्ट बोला जाए या कंसेप्चुअल पार्ट बोला जाए, कि इसमें आपसे बोला जाए कि टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन with respect to A, time taken by B to complete one revolution with respect to A। तो एक रोकिया B कितनी देर में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा। तो आपको मैं बता दूं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए जो थीटा होता है, थीटा ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इसको बोल दें, या जो एंगल शिफ्ट करना होता है पहला रिवॉल्यूशन करने के लिए, वो करना होता है 2 पाई। अब A के रिस्पेक्ट में जो B की, मैं एंगुलर स्पीड नहीं बोलूंगा यहाँ पे, A के रिस्पेक्ट में जो एंगल चेंज हो रहा है बिटवीन OA एंड OB, A के रिस्पेक्ट में जो एंगल चेंज हो रहा है बिटवीन OA एंड OB, उसकी जो रेट है, उसका जो रेट है वो है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टाइम। अब आपको मैं बता दूं कि ओमेगा 2 क्या है, 2 पाई बाई, ये है 2 पाई बाई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 बाई टी जो आया है वो आया है 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। तो कितने टाइम के बाद बी ए के रिस्पेक्ट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट सर्कुलेशन कर लेगा, उसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। जहाँ T2 T1 क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो T2 है वो टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल B है, और जो T1 है वो है टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल A। दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे
जैसे कि आप जानते हो ओमेगा 2 क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल बी, एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल बी, और ओमेगा 1 है एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल ए। Now let's look at the another question. This is particle A and this is particle B. Initially they are located at diametrically opposite corner of the circle or diametrically opposite sides of the circle diametrically opposite sides of the circle as shown in figure. The sense of rotation of both bodies are anticlockwise and initial angular speed of A is pi radian per second and initial angular speed of B is I would say it's 2 pi radian per second. And angular acceleration of A is pi by 2 radian per second square and angular acceleration of B is none. Now the question is, find the time taken by them to meet each other for the first time. यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं ए और बी जो दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे हैं सर्कल के। हो क्या रहा है कि ए की इनिशियल एंगुलर स्पीड है पाई रेडियन पर सेकंड से चक्कर लगाएगा और बी की जो इनिशियल एंगुलर स्पीड है वो 2 पाई रेडियन पर सेकंड से चक्कर लगाएगा, लेकिन ए के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है और बी के पास कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। ये दोनों मिलेंगे तो क्वेश्चन है कि कितने वक्त के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे या ये दोनों के दूसरे में टक्कर होगी, कोलिजन होगा। तो ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से हो जा सकता है। आप क्या करो, आप देख सकते हो कि ए और बी की जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उनके बीच की दूरी है 2r I mean to say that radius is r. So अब आप देखो कि जो OA और OB है, जो OA और OB लाइंस हैं, इसमें अगर मैं A को रोक दूं तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन OA एंड OB। अगर मैं OA को रोक दूं तो OB इस तरीके से जाएगा और ऐसे जाके ऐसे मिल जाएगा। तो आप देखो अगर मैं निकालना चाहूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन OA एंड OB तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ओमेगा रिलेटिव जस्ट फॉर द थॉट, omega relative just for the thought of the angle between OA and OB lines. This is not omega relative of A with respect to B, but omega relative here is omega B minus omega A. And what is omega B? Omega B is 2 pi and omega A is pi. So it is pi radian per second.
What is the alpha relative? Alpha relative, again I am assuming of that alpha relative, which is the rate of change of this angular speed, rate of change of this angular speed. With rate of change of this angular speed means, what is this angular speed? This angular speed is rate of change of angle between OA and OB lines. So rate of change of this angular speed is alpha relative, and it is equals to alpha b minus alpha a. And what is this? What is this alpha b minus alpha a? Alpha b minus alpha a is basically, alpha b is 0 and alpha is pi by 2, so it is minus pi by 2 radian per second square. Now जैसा कि हम रिलेटिव वेलोसिटी में किया करते थे, थीटा एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू, याद होगा आपको, एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर. इसी तरीके से यहाँ भी चीज़ें हो सकती हैं. थीटा रिलेटिव इज इक्वल्स टू ओमेगा रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं कि ओ बी लाइन को अगर ओ ए लाइन तक पहुँचना है या बी को ए तक पहुँचना है तो उसको पाई एंगल मूव करना पड़ेगा, उसी सेंस में जिस सेंस में बी का रोटेशन है. तो मैं यूं कह सकता हूं कि थीटा रिलेटिव को पाई चलना पड़ेगा टू मीट ईच अदर. तो यहां पे क्या होगा, थीटा रिलेटिव इज इक्वल्स टू ओमेगा रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ alpha relative into t square. What is theta relative here? Pi. And what is omega relative here? It is also pi. And this is half. This is minus pi by 2 into t square. So pi is pi t minus pi by 4t square. So this will come out to be 1. So this is t square minus 4t plus 4 is equals to 0. So time is 2 seconds. So after 2 seconds they will meet each other, they will collide. This is the answer. So how much angle it have to be moved relative to OA line? That is pi. So relative angle is pi. Relative angular speed we have already calculated the value. It is 2 pi minus pi, that is pi radian per second. What is alpha relative? Alpha relative is just alpha b minus alpha a, just as in the case of relative motion in 1D or 2D. So it is alpha b minus alpha a, it is 0 minus pi by 2. So this is minus pi by 2 radian per second square, and then you will put the all the data in that formula and you will get your answer. So this is the case. And now we are moving towards the acceleration. What are the accelerations in circular motion? So accelerations in circular motion. So there are basically mainly two types of acceleration in circular motion, that is the centripetal acceleration and I would say that is tangential acceleration. What is first we are studying centripetal acceleration. What is centripetal acceleration? What is centripetal acceleration? Centripetal acceleration, as the name suggests, it's a Greek word, centripetal. Centripetal means center seeking. So what is centripetal acceleration? Centripetal acceleration, as the name suggests, it is the acceleration which is always directed towards the center of the circle.
as it is always directed towards the center of the circle, that means it is a radial acceleration. It's also called radial acceleration, and it is also called radial acceleration. And the third point of centripetal acceleration is that it is always perpendicular to the velocity. और I would rather say कि जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मान सकते हो. तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो कि हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो. अब इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. तो इसका जो फोर्थ पॉइंट आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, दैट इट कांट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. It can't change the magnitude of velocity. Centripetal acceleration can never change the magnitude of velocity, but it can change the direction of velocity. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो चेंज करेगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही चेंज करेगा. जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है, वो या तो इसकी स्पीड घटाएगा या बढ़ाएगा. डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही काम में आता है. तो अगर डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकता, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ करता है, तो जब स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही वो वजह है जिसकी वजह से पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है और अल्टीमेटली एक सर्कुलर मोशन में रहता है और सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है. तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द नेसेसिटी. Centripetal acceleration is the necessity for the body to perform तो अगर कोई सा भी सर्कुलर मोशन होगा, जैसा भी सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसमें चाहिए ही चाहिए. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, वेदर इट इज यूसीएम और नॉन यूसीएम. ये नेसेसिटी है. तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड को कभी भी चेंज नहीं करता. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें ज़रूर चाहिए ताकि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर सके. बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती. तो ये कुछ खास बातें हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की. अब इसका एक डेरिवेशन, इसका एक प्रूफ, इसका एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सपोज करिए कि बॉडी सर्कुलर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो केवल इकलौता एक्सेलरेशन लगेगा इस पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो आप ये अज्यूम करिए कि बॉडी क्लॉकवाइज चल रही है और किसी टाइम में इसने थीटा एंगल सब्सटेंड किया है. ये स्पीड वी. मैं यहां लिख देता हूं. सपोज करें आप कि बॉडी is moving in a circular motion
सपोज करें बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इसको यूसीएम भी कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। और किसी dt टाइम में इट मूव्स फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। ये कोई A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव कर गई है dt टाइम में। dt टाइम बहुत ही छोटा टाइम है, तो A भी बहुत ही छोटी लेंथ होगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड नहीं चेंज कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ पे स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है, तो और कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही वो एक्सेलरेशन है जो कि डायरेक्शन को चेंज करता है। तो इन यूसीएम आई कैन से ओनली एक्सेलरेशन which is net acceleration which is acting on the body only acceleration which is acting on the body is centripetal acceleration AC. AC I am just using it for the centripetal acceleration. So uniform circular motion में जो only acceleration लग रहा है बॉडी पे वो centripetal acceleration लग रहा है। और हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है। और अगर केवल AC ही लग रहा हो तो इन UCM हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टोटल एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल इकलौता एक्सेलरेशन क्या है, तो वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो चलिए अब वेलोसिटी निकालते हैं कि वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ है। तो वेलोसिटी का चेंज अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ वेलोसिटी इस तरीके की है और यहाँ वेलोसिटी इस तरीके की है। तो जो वेलोसिटीज में चेंज होगा, मैं यहाँ पे v1 मान लूँ या v2 मान लूँ, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो इसको मैं v1 मान लेता हूँ, इसको v2 मान लेता हूँ। तो v1 का मैग्नीट्यूड v2 का मैग्नीट्यूड सेम है v के, वी विल यूज इट लेटर। तो अब अगर हम यहाँ सिचुएशन देखें तो ये एंगल ऐसा और वेलोसिटी इसकी इस तरीके से है, तो v1 ऐसे और v2 इस तरीके से है। इनके बीच का एंगल काफ़ी आसान है देखना, लेकिन हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, हमें निकालना है dv। और dv अगर हमें निकालना है तो हम करेंगे यहाँ पे v2 माइनस v1। तो dv इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो अगर v2 माइनस v1 करना है तो v2 इधर और माइनस v1 जो चला जाएगा वो इधर की साइड चला जाएगा और इनके बीच का एंगल कुछ इस तरीके से होगा। अब एंगल देखने के लिए तो बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इसका मतलब साफ है कि v1 और v2 के बीच में जो एंगल था वो था थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक पोजीशन बनी थी जिसमें यहाँ पे वेलोसिटी v1 हुआ करती थी और यहाँ पे वेलोसिटी v2 हुआ करती थी। तो और ये एंगल थीटा हुआ करता था। तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं यहाँ पे v1, तो v1 ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो v1 और v2 के बीच में एंगल है थीटा। अगर v1 और v2 के बीच में एंगल थीटा आया है तो माइनस v1 और v2 के बीच में एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। तो आप देख सकते हैं v1 और माइनस v1 और v2 के बीच में एंगल आया 180 माइनस थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2 माइनस v1? इट इज v2 स्क्वायर plus v1 square plus twice of v1 v2 cos of 180 minus theta, cos of 180 minus theta. So what is the magnitude of v2 minus v1? It is coming out to be, as v2 and v1 are same,
So I can write this as 2v square 1 minus cos theta. So it is 2v square 2 sine square theta by 2. So it is 2v sine of theta by 2. So magnitude of change in velocity is 2v sine theta by 2. Magnitude of change in velocity is 2v sine theta by 2. Here I can clear you that this is the magnitude of change in velocity and it is 2v sine theta by 2. But the change in magnitude of velocity here is 0. These both are different terms. Magnitude of change in velocity is 2v sine theta by 2. Why? Because velocity 100% change. Velocity is always changing in circular motion because direction is changes. But here, as we are discussing uniform circular motion, so in uniform circular motion, speed never changes. So change in magnitude of velocity is speed. So change in speed is 0 in UCM. So in UCM, you should have to consider these things, that there is no change in magnitude of velocity, but there is change in velocity. There is change in velocity because the direction is always changing. And what is the magnitude of change in velocity? It is 2v sin theta by 2. जो velocity में change हुआ है, उसका magnitude, उसका परिमाण कितना आया है? 2v sin theta by 2. तो हम ये property use करेंगे. जो change in velocity आई है वो 2v sin theta by 2 आई है. अगर हम टाइम की बात करें पार्टिकल ए से बी गया था. अगर हम टाइम की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया था वो आया था 2v sin थीटा बाई 2. और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम की बात अगर हम करेंगे तो वो होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एंड व्हाट इज डिस्टेंस हियर? आर्क लेंथ ए बी अपॉन speed. What is arc length AB? We all know that arc length AB will be r theta. So it is r theta upon V. So what is the del V upon T? It is 2V sin theta upon 2 upon r theta upon V. So this is 2V square sin theta by 2 upon r theta. You know that in UCM, dV by dt is basically AC, and if we are talking about magnitude, then we are talking about the magnitude of AC. So this is the simple term. So what is the magnitude of AC here? What is the magnitude of centripetal acceleration here? It is 2v square sin theta by 2 upon r theta. Now dt is very small time, very infinitesimal small time, or we should say that is an instantaneous term. So because of the instantaneous term, there is almost no angle swept by the particle. So I would write here as AC. I would write here as AC is equals to limit of theta tends to 0. If theta is very small, if theta is tending towards 0, then AC, magnitude of AC will be 2v square theta by 2 upon r of theta. So this is v square upon r. We know for very small angle, we know what I am doing here, that for very small angle, sin theta can be treated as theta. For very small angle, sin theta can be treated as theta, you know. So this is the expression of the magnitude of centripetal acceleration, which is equals to v square by r.
So expression for the magnitude of centripetal acceleration is v square by r, and its direction is, as we have already studied, always directed towards the center. Always directed towards the center. And throughout we are deriving this centripetal acceleration expression or formula in UCM, लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो इक्वली वैलिड है नॉन यूसीएम में भी. दिस फॉर्मूला is equally valid in non-uniform circular motion. ये फॉर्मूला इक्वली वैलिड है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन वहाँ क्या होता है, स्पीड वेरिएबल रहती है, स्पीड कभी कभी बढ़ सकती है, स्पीड घट सकती है, तो हर इंस्टेंट पे स्पीड अलग अलग होंगी. तो AC बराबर v स्क्वायर बाई आर उस इंस्टेंट पे होगा. ये आप किसी भी इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं. अगर आपको AC किसी भी इंस्टेंट पे निकालना है तो स्पीड उस इंस्टेंट पे डाल दीजिए, यहाँ पे स्पीड स्क्वायर बाई आर, वहाँ से आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो नॉन यूसीएम में ये जो फॉर्मूला होगा वो इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा. नॉन यूनिफॉर्म में हम जानते हैं स्पीड हमेशा वेरिएबल रहती है, तो v स्क्वायर बाई आर भी हमेशा वेरिएबल होगा. तो वहाँ से ये हम कह सकते हैं कि AC भी हमेशा वेरिएबल होगा. अगर स्पीड घट रही होगी तो AC भी घटेगा, और स्पीड बढ़ रही होगी तो AC भी बढ़ेगा. तो ये कंडीशंस आएंगी. तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया है वो v स्क्वायर बाई आर आया है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है. यहाँ पे मैं आपको बताऊं थोड़ी सी चीजें. यहाँ जो AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर है, इसमें AC जो है वो सेंट्रीपिटल है, या यूं कहें कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, विच इज, क्योंकि ये यूसीएम नॉन यूसीएम हर जगह लग जाता है, तो अब मैं ये चीज कह सकता हूं कि ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. v जो होगी वो स्पीड है, और जो r होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस इंस्टेंट पे. तो उस इंस्टेंट पे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कल में अगर एक ही सर्कल है तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता, रेडियस कांस्टेंट रहता है. तो ये थी बात सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर रहता है वेलोसिटी के. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर सकता है. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है v स्क्वायर बाई आर. इन सर्कुलर मोशन आप देख सकते हैं कि v बराबर ओमेगा आर होता है. तो इन सर्कुलर मोशन AC की जो वैल्यू आ सकी वो ओमेगा स्क्वायर आर भी आती है. इन सर्कुलर मोशन AC की जो वैल्यू आएगी वो ओमेगा स्क्वायर आर भी आ सकती है, आती है. इन सर्कुलर मोशन AC की वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर भी हो जाएगी. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में एक एक्सप्रेशन देख लें हम. Centripetal acceleration in vector form. In vector form, I can write centripetal acceleration as omega cross velocity. Centripetal acceleration is omega cross velocity. It is perpendicular to omega as well as it is perpendicular to velocity. ये ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होता है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है. अब हम बात करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की.
तो आप देख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, component of acceleration which is along or opposite to the velocity of the body. ये या तो वेलोसिटी के अलोंग होता है या तो वेलोसिटी के अपोजिट होता है, या तो स्पीड को बढ़ाता है या स्पीड को घटाता है. It is responsible for the change of speed of the body. It is responsible for the change of speed of the body. If tangential acceleration at, this is the tangential acceleration. If tangential acceleration is along the velocity, then speed increases, and if tangential acceleration is opposite to the velocity of body, then speed decreases. अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ होता है तो उसकी स्पीड बढ़ाएगा, और वेलोसिटी के अपोजिट यानी कि वेलोसिटी के साथ पाई एंगल बनाता है तो उसकी स्पीड घटाएगा. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि d रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो स्पीड को चेंज करे वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको बता दूं कि at जो होता है वो 0 होता है. तो यहां से एक बात मैं आपको बता दूं कि at जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन के लिए at हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें चाहिए ही चाहिए. लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें 100% रिक्वायर्ड होगा अगर हमें बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाना है. लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है. तो आप देख सकते हैं at बराबर 0 है यूसीएम में, और नॉन यूसीएम में at की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, तो ये नॉन जीरो होगा. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है. एक्सेलरेशन के ऑब्वियसली दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वेलोसिटी के अलोंग, एक होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. जो वेलोसिटी के अलोंग होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या अपोजिट, और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. जो अलोंग वाले कंपोनेंट होते हैं वो वेलोसिटी को चेंज, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, तो ये स्पीड को चेंज करने के काम में आता है. अगर ये वेलोसिटी के साथ लग रहा होगा तो स्पीड को बढ़ा देगा, और अगर ये वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा होगा तो स्पीड को घटा देगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो होती है वो at होती है. और अब सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कि लीनियर स्पीड का रिलेशन होता है ओमेगा के साथ. वो रिलेशन होता है तो मैं यहां साफ लिख सकता हूं कि dv by dt स्पीड वाला it is at and v is r omega in case of in circular motion. v is r omega obviously, सर्कुलर मोशन में तो v r omega होता ही होता है. तो अगर रेडियस कांस्टेंट है तो मैं at को यहां पे लिख सकता हूं r अल्फा. तो इन नॉन यूसीएम, इन यूसीएम at जिस तरीके से 0 होता है
उसी तरीके से मैं यूँ कह सकता हूँ अल्फ़ा भी 0 होगा। वेक्टर फॉर्म में इसको अगर हम समझें तो इन वेक्टर फॉर्म AT की जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फा क्रॉस आर। इन वेक्टर फॉर्म AT की जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फा क्रॉस आर। अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी के अलोंग या अपोजिट एक्सेलरेशन जो रहता है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखेंगे, सपोज करें एक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको u स्पीड से फेंका एंगल थीटा, तो आपको बताना है what is the value of AC centripetal acceleration and AT of the projectile at the point of projection and at the highest point। तो आप देखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल इकलौता एक्सेलरेशन लगता है। अगर हम आइडियल केस की प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, वो लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो यहां लग गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये आ गया थीटा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं फर्दर, तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा, ये भी होगा थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे g के दो कंपोनेंट आएंगे, एक परपेंडिकुलर आएगा और एक हॉरिजॉन्टल, एक अलोंग दी वेलोसिटी आएगा। तो यहाँ पे मैं साफ बता सकता हूँ, देख सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक है g cos थीटा और एक है g sin थीटा। हम देख सकते हैं इसको। तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, AT जो है वो आ रहा है g sin थीटा। नेगेटिव साइन मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इसकी स्पीड घटाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, उसके अपोजिट लग रहा है। और AC जो है वो है g cos थीटा। अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो तो AT होगा g sin थीटा। इसी तरीके से अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे देखें तो हाईएस्ट पॉइंट पे केवल इकलौता एक्सेलरेशन लग रहा है g, और वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है। एट हाईएस्ट पॉइंट, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी वेलोसिटी जो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी है और सारा एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो इसका मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट जो AC है वो g है और AT जो है वो 0 है। मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें कि अगर आपको AT फाइंड भी करना हो तो आप आगे हम लोग देखेंगे कि अगर हमें AT फाइंड करना हो तो हम AT आसानी से फाइंड कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी हम AT जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर अभी के लिए इतना ही। जब हम टोटल एक्सेलरेशन पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से आप AC और AT निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए।